नमस्कार, मैं अजय प्रताप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सोशल इंडिया में। आज हम बात करेंगे देश के विपक्ष की भूमिका की। कैसे एक विपक्ष वहां की जनता के हितों की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। जी हां, लोकतंत्र की मजबूती और देश की उन्नति उत्थान के लिए विपक्ष का विश्वसनीय और जिम्मेदार होना बहुत आवश्यक है, जो सरकार की कार्यशैली नीतियों पर पैनी नजर रखे, उन्हें सकारात्मक सुझाव दे, कठिन दौर में देश की जनता के हितों में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए। लेकिन झूठ, बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप, गंदी राजनीति के तहत अपने देश का विपक्ष क्या कर रहा है? देश में आई महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति करके देश का माहौल बिगाड़ कौन रहा है? कौन है वो लोग जो चाहते हैं ऐसे कठिन समय में देश में अराजकता फैले? सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी विपक्ष का चोला ओढ़कर एक परिवार, उनके युवराज, राजमाता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा में गंदी निम्न स्तर की राजनीति के घोड़े पर सवार होकर देश में भ्रम और झूठ का परचम लहराने पर आमदा है। जी हां, कोरोना की महामारी ने इस देश में पैर पसारे हैं, हमें पता है। लेकिन राहुल गांधी जी के हिसाब से मोदी जी कोरोना से लड़ने में असफल हो चुके हैं। आज स्थिति इनके हिसाब से भयावह है। ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश में महामारी को सही से हैंडल नहीं किया है। शायद ये भूल जाते हैं देश इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से नहीं चलता है। देश 135 करोड़ भारतीयों से बनता है। उस 135 करोड़ की आबादी में लगभग 5 लाख लोग अब तक कोरोना से इंफेक्टेड हो चुके हैं, हमें पता है। वो इस आबादी का 0.039% है, 0.039, जिसमें 56% रिकवरी रेट के साथ लगभग 3 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं। अगर हम इसका अमेरिका के संक्रमण का आंकड़ा और उठाकर देखें तो वहां 0.50% आबादी को इन्फेक्ट किया है इस कोरोना ने। भारत की अगर 0.50% आबादी इसके इन्फेक्शन में आ जाती, इन्फेक्ट हो जाती, उसका मतलब समझते हैं आप? मतलब कि 65 से 70 लाख एक्टिव कोरोना केसेस होते इस समय, जिसे मोदी सरकार ने तमाम राज्य सरकारों के सहयोग से, पूरे स्वास्थ्य अमले ने, व्यवस्था ने पूरा जोर लगाकर कोरोना को मिनिमम नंबर्स में रोका हुआ है। एक तरफ ये लोग कहते हैं सरकार ने लॉकडाउन बिना प्लानिंग के कर दिया, जिस कारण स्थिति बिगड़ी। ये ठीक है, विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना। वहीं दूसरी तरफ ये पूरे देश ने भी देखा था, मरकज से निकले जमातियों ने कोरोना देश के कोने कोने तक ले गए थे। वो लोग, आपको पता है, चिकित्सा स्टाफ जो हमारा पूरा मेडिकल टीम्स थी, उन्हें कितनी बदतमीजी का सामना करना पड़ा था, पथराव तक हुआ था उनके ऊपर। लेकिन उस समय इस विपक्ष का मुंह बंद हो जाता है, इनके मुंह से कोई शब्द नहीं फूटते। ये क्या चाहते थे कि 20 दिन पहले बताकर लॉकडाउन करते, ताकि कोरोना कॉरियर्स जो कैरियर्स थे, ये आराम से कोरोना फैला जाते पूरे देश में। सच्चाई तो यह है कि देश में कोरोना उस पैमाने पर फैल ही नहीं पाया जिसकी इन लोगों ने और इनके बड़े बड़े अंग्रेज विद्वान मित्रों ने कल्पना की थी। कोरोना को ये चाहते थे कि देश में इस तरह से महामारी फैले। अगर मोदी जी 23 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन का बोल्ड डिसीजन नहीं लेते तो इस देश में कई शहर, जी हां, शमशान में तब्दील हो चुके होते। बस यही है इनके फ्रस्ट्रेशन की वजह कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। भारत की हालत अमेरिका, इटली, स्पेन या फ्रांस जैसी क्यों नहीं हो गई? ये सब लोग आपकी लाशों पर बैठकर कम से कम मोदी जी को घेरने का मौका इनको मिल जाता ना। यही चाहते थे कि ऐसा हो और हम इस मोदी सरकार को घेरें। दिल्ली, महाराष्ट्र को छोड़कर पूरा देश तेजी से रिकवर कर रहा है, हमें पता है। दिल्ली का एक महामूर्ख सीएम है, उससे जब दिल्ली नहीं संभल पाई तो माननीय गृह मंत्री ने वहां हस्तक्षेप करके टेस्टिंग लैब्स, नंबर्स ऑफ टेस्टिंग आदि सब कुछ ये बढ़वाए। इन्वॉल्वमेंट हुआ वहां पे केंद्र सरकार का। प्राइवेट टेस्टिंग के दाम भी आधे करवा दिए। 15 दिन में ही श्री राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा 10,000 बिस्तर का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल शुरू करवा दिया गया है। वहां की व्यवस्थाएं संभाल ली गई हैं, जो आईटीबीपी द्वारा संचालित किया गया है ये अस्पताल। और आप देखिएगा, अब केंद्र के ये जो कमान है हाथ में आ गई है। अब दिल्ली पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा और जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन दूसरे राज्य की अगर बात देखें, राहुल जी, आपसे मैं कहता हूं, आपकी महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है? वहां की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। क्या आपका कोरोना संबंधित जो ये पूरा अंतरराष्ट्रीय ज्ञान जो आप बांटते हैं, वहां आपका शून्य हो जाता है? क्या ठाकरे बाप बेटे जो दोनों हैं, उन्होंने आपका नंबर फोन में ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, जो आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते, मशवरा नहीं दे सकते? अब जो भी चीजें हैं वो तो आप जाने भाई। लेकिन आपके कांग्रेस के 12 मंत्री हैं वहां, विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र में आपका है, फिर भी आप दांत
चिराकर हंसकर बोल देते हैं कि हम वहां डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है, वहां की सरकार में हमारा इतनी भागीदारी नहीं है। अरे जब सरकार में हैसियत ही नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग की भी नहीं है, तो इतनी जलालत झेल क्यों रहे हो? छोड़ दो सरकार को, सरकार का साथ छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं। चलिए, वो महाराष्ट्र की बात हो गई। अब इनके एक और शासित राज्य है छत्तीसगढ़। 2.5 करोड़ की आबादी वाला इस राज्य है। इसने कोविड के ट्रीटमेंट के लिए 1800 बिस्तरों की व्यवस्था ही हो पाई है इनके पास। यहां के नेता भी आपको सीरियसली नहीं लेते क्या सर? वहां पर दे दीजिए ना अपना ज्ञान। मतलब हमें लगता था कि शायद आपको कांग्रेस तो सीरियसली लेती ही होगी, अगर गैर राजनीतिक दल नहीं लेते हैं, ये देश की जनता नहीं लेती है। लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है। यहां पर भी आप अपना ज्ञान नहीं दे पाए, वहां के लोगों ने भी आपकी नहीं सुनी, ऐसा लग रहा है। या आपको लगता था कि जब देश मरकज से मरघट बन जाएगा, स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, तब ये कोरोना पे फेल होने वाला ज्ञान मैं सबको बांटूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सर। लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के चलते वो मंसूबा आपका पूरा नहीं हो पाया। शायद उस बात का आपको मलाल है या नहीं, या मजदूरों को आप बरगला नहीं पाए, ये मलाल है आपको। मिडिल क्लास मोदी जी के साथ तनकर खड़ा है, ये आपको पता है, आप इसको भी भड़का नहीं पाए हैं। यही सब चीजें फ्रस्ट्रेशन है आपका। आपके फ्रस्ट्रेशन का लेवल मुझे बता दीजिए, और बता दीजिए खुलकर देश को कि किस बात का फ्रस्ट्रेशन है आपको। यही फ्रस्ट्रेशन आप दिखाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर। उरी हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सेना ने वहां पर अपना जोश दिखाया। आपने बोला सबूत लाओ, सेना से सबूत मांग लिया, सेना ने आपको सबूत दे भी दिया। पुलवामा हुआ, हमने एयर स्ट्राइक कर दी, सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस बार आपको सबूत सेना ने नहीं, पूरे विश्व ने दे दिया। सबने बता दिया कि हां, भारत ने यहां पर ये सब कुछ किया था, आपको सबूत मिल गया। लेकिन फिर आपके दरबारी कहने लगे पुलवामा हमला तो मोदी ने ही करवाया था। शायद भारत के इतिहास में राजनीति का इतना निम्नतम स्तर भविष्य में ना कभी देखने को मिलेगा, और ना हम शायद देख पाए अब तक। कितने नीचे गिरोगे सर? कितने नीचे गिरेगी आपकी पार्टी? पहले सेना के शौर्य पर उंगली उठाते हैं, जब वहां से मुंह की खा लेते हैं आप, तो आप पीएम पर आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं। मतलब पूरा अपना जमावड़ा लेकर पीएम के पीछे घुस जाते हैं जब आप मुंह की खा लेते हैं। आप डोकलाम विवाद के दौरान, पता है आपको, आप देशवासियों को पता होना चाहिए, डोकलाम विवाद के दौरान चोरी छिपे चीनी राजदूत से मिले थे। ये चौकीदार चोर है कि मुहिम चलाकर राफेल की डील कैंसिल कराना चाहते थे। इन्होंने पूरी चोर शोर से मुहिम चलाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट से फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। आज चीनियों से आपके मधुर और पारिवारिक संबंधों को देखते हुए समझ आ रहा है सर कि आप और आपके चाहने वाले क्यों नहीं चाहते थे कि राफेल इस देश में आए, नहीं चाहते थे कि इस देश की सेना मजबूत हो। ये सबको दिख रहा है। आप यही नहीं रुके सर। भारत जब रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की डील कर रहा था, तब भी आपने, अपनी पार्टी ने, आपके दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर S-400 सिस्टम को ही फर्जी साबित कर दिया था। जिसके बाद एयर चीफ मार्शल सर ने सबके सामने आकर S-400 सिस्टम के बारे में देश को जानकारी दी थी। आप इतना समझ लीजिए कि S-400 ये जो डील हुई है, ये चाइना समेत पाकिस्तान के सारे फाइटर जेट्स को हवा में उड़ाने के बाद भी 1500-1600 मिसाइल इसके अंदर बच जाती है। उसे भी आप देश में आने से रोक रहे थे, आपके पत्रकार, आपके जितना भी पूरा गैंग है, ये पूरा का पूरा गैंग बार बार वही सड़ा सा सवाल पूछते हैं। सर, आप जवानों को बिना हथियार के LAC पर किसने भेज दिया? 1000 बार सुन चुके हैं। तो भाई सीधा सा जवाब है, तुम्हारी नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 में ऐसा समझौता किया था। वहां पे ये समझौते थे, तभी वहां पे सेनाएं आपस में आर्म्स एक्सचेंज नहीं कर सकती थी, आर्म्स नहीं ले जा सकती थी। अब आज पेट्रोल डीजल के दामों पर आपने पूरा अराजकता फैला रखी है। पूरे कार्यकर्ता आपके अराजकता फैलाने पे लगे हुए हैं। हमें पता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों को परेशान होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इनका, आपका, आपके कार्यकर्ताओं का इस तरह से अराजकता फैलाना अस्वाभाविक है, यह देश जानता है। देखिए देश को कितने पैसों की जरूरत है, आपको पता है? क्या आप लोग जानते हैं भारत में कोरोना की कितनी टेस्टिंग हुई है अब तक? ये जो पत्रकार लोग, ये जो लिबरल गैंग आप पे भ्रम फैलाता है, आपको बता दूं 80 लाख से ज्यादा एक टेस्टिंग की 5000 रुपए के हिसाब से लागत निकाल लीजिए। 80 लाख टेस्टिंग हुई है, तो लगभग 4000 करोड़ का आंकड़ा आपको निकालेंगे अगर कैलकुलेशन तो मिलेगा। पिछले 70 सालों में देश में, पता है आपको, मात्र 45,000 वेंटिलेटर थे। इस कोरोना संकट के दौरान मोदी जी ने, इस सरकार ने 50,000 वेंटिलेटर सिर्फ 2 महीनों में मंगवा लिए हैं। इसके बाद इतने सारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बने हैं। देश की सारी कोविड संबंधित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हर दिन हजारों लाखों की संख्या में N95 मास्क का यूज हो रहा है, PPE सूट लग रहे हैं। लगभग 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर को लौट चुके हैं। हमें पता है एक मरीज के पीछे सरकार में कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे, आपको अंदाजा है इस बात का?
एक असली N95 मास्क, एक ढंग के पीपी सूट की कीमत का अंदाजा है आपको? मास्क और पीपी सूट आपको पता है एक सिंगल टाइम यूज करने वाला एक सामान है। सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की पड़ रही है, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर दवाओं, अस्पतालों के खर्चे, जो सब कुछ सरकार उठा रही है, उनमें सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है। क्या आपको लगता है, आप जो ये भारत के प्रधानमंत्री बार बार अपील क्यों कर रहे हैं, पीएम फंड केयर में पैसा दान करने की अपील क्यों की जा रही है? अरे भाई, सीमा पर युद्ध की स्थिति है, अंदर महामारी का खतरा है। क्या ऐसे कठिन समय में सरकार अपना खजाना खोल के पूरा खत्म कर दे ताकि कल को चाइना आए और हमारा बुरा हाल करके चला जाए? जी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री देशवासियों की मदद चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ाकर यह पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारे खर्चे क्या कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आते होंगे क्या? आते हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं इस देश से। मैंने जितने भी खर्चे बताए हैं जोड़कर देखिएगा और याद रखिएगा कैसे आप वो रिपोर्ट भी याद रखिए। कैग की रिपोर्ट आई थी यूपीए 2 के समय में, आपकी सरकार के समय में, जिसके दौरान 10 दिन का गोला बारूद लड़ने की क्षमता नहीं थी, 10 दिन का गोला बारूद नहीं था सेना के पास। आप क्या चाहते हैं, ऐसी आपदा की स्थिति में थोड़ा सा दाम बढ़ाकर एडवांस हथियार भी ना खरीदे भारत सरकार, तैयारी ना करे आपातकालीन स्थिति की, युद्ध स्थिति की? सरकार को अपनी तैयारी करने का पूरा हक है देश की प्रभुसत्ता को बचाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि 2 नाली बंदूक लेकर चाइना के सामने खड़ा कर दे सैनिकों को, ना उन्हें पूरी तरह से सक्षम बनाकर भेजा जाए? सेना प्रमुख बताते हैं चीन हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। यह सेना प्रमुख का बयान है। यह कहते हैं चीन कब्जा कर चुका है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तुम्हारे चीनी मित्र भी तुमको वही समझ रहे हैं क्या जो भारत समझता है? बिल्कुल समझ रहे होंगे। वो समझते हैं कि ये अकल के कच्चे हैं। थोड़ी सी अकल लगाओ भाई, कम से कम सेना प्रमुख के बयान पर तो भरोसा रखो। वो तुम कभी करोगे नहीं। सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना से हम विकसित देशों से ज्यादा बेहतर स्थिति से निपट रहे हैं, लेकिन यही आपकी पीड़ा है। लॉकडाउन पीरियड में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई थी, तभी हम इतने बड़े इस संकट के दौरान भी दुनिया के कई देशों को अपनी दवाएं भेजकर उन्हें भी संकट से उबारने में भारत ने एक मोर्चा संभाला है। भारत ने वो दवाइयां दी हैं। पूरी दुनिया हमारे इस क्राइसिस मैनेजमेंट की कायल हो चुकी है, लेकिन यही तो आपकी पीड़ा है। आप नहीं मानेंगे। बिल्कुल, चाइना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोरोना क्राइसिस से जूझता हुआ भारत उन्हें ऐसा करारा जवाब देगा। हमारे वीर जवानों ने लगभग चीन के कमांड को ही ठिकाने लगा दिया है। चीन भारत के आगे घुटनों पर है। तुमने 1962 के बाद उनकी ड्रैगन वाली जो इमेज बनाई थी ना, वो दरअसल एक कान खजूरा है। उसकी इमेज जूम कर करके भारत के अंदर बसे चाइनीज स्लीपर सेल्स या उनकी भारतीय पीआर एजेंसी ने उस कान खजूरे की इमेज को ड्रैगन जैसी बताकर दिखाया गया है भारतवासियों को। आने दो चीनियों को इस बार भाई, इस बार सबको देख लेंगे। भारतीय सेना इस कदर तैयार बैठी है। चीन से अपने पिता के नाम पर बने फाउंडेशन में चंदा लेते वक्त तुम्हें 1962 में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर सरेंडर की गई जमीन और 13,000 से ज्यादा सैनिकों की शहादत और 1700 लापता हुए सैनिक, उनकी तुमको जरा भी याद नहीं आई होगी। चीन से पैसे लेते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? खैर, तुम्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा तो काम ही है। अब सबको समझ में लेकिन आ चुका है कौन कौन इस देश के अंदर छुपा हुआ चीनी स्लीपर सेल जैसा काम कर रहा है। याद रखिएगा देशवासियों, 1962 की जो बात बताकर चीनी और उनके आप जैसे भारतीय मित्रों ने चीन का जो फर्जी भोकाल बना रखा था, वो अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन किसी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये भारत का प्रधानमंत्री मोदी एक गुजराती भी है जो पाई पाई का हिसाब अपने दुश्मन से लेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।